अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डेलिबरेट रिलीज ऑफ जीएमओस के बारे में पढ़ेंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम क्या देखेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे जीएमओस किसे कहते हैं, डेलिबरेट रिलीज ऑफ जीएमओ क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलीज क्या हैं, उसके अलावा पर्पस, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, रिस्क क्या हैं और रेगुलेशंस एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जीएमओस किसे कहते हैं। जीएमओस से मुराद जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको आल्टर किया होता है, उसको चेंज किया होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। मतलब क्या किया जाता है, उसके अंदर ऐसी ट्रेड्स या ऐसी करेक्टरिस्टिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो नेचुरली उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन उससे जो है फ़ायदा पहुँच सकता है। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो डेलिबरेट रिलीज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होता है। डेलिबरेट का मतलब होता है इंटेंशनल, यानी अपनी मर्जी से जो करवाया जाता है। तो इनको जब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जब बन गए तो इनका एनवायरनमेंट के अंदर जो रिलीज़ है, इसका इंट्रोडक्शन जो है उसको हम डेलिबरेट रिलीज ऑफ जीएमओस कहते हैं। सो डेलिबरेट रिलीज ऑफ जीएमओस रेफर्स टू द इंटेंशनल इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू द एनवायरनमेंट। अब ये या तो एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए किया जा सकता है और यहाँ पर जो है वो कमर्शियल यूज़ के लिए किया जा सकता है। तो इसी बेस पे इसकी दो टाइप्स हैं, एक को हम टाइप बी रिलीज़ कहते हैं और एक को हम टाइप सी रिलीज़ कहते हैं। टाइप बी रिलीज़ कहते हैं कि अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को रिलीज़ जो करवाया जा रहा है रिसर्च पर्पसेस के लिए करवाया जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं, उसको हम टाइप बी रिलीज़ कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर ये जो रिलीज़ है ये डिफाइंड एरियाज़ में करवाया जाता है, जैसे कि ग्रीन हाउसेज वगैरह में, यानी कि इसमें क्या स्पेसिफिक जगह पे करवाया जाएगा कि इसका जो है ये जो जीएमओज हैं इनका एनवायरनमेंट के साथ इतना ज़्यादा रिलेशन ना हो, ताकि जो है वो कम से कम क्रॉस पॉलिनेशन वगैरह हो, ये क्या कहते हैं, ये इनका स्प्रेड वगैरह ना हो। ठीक है, तो क्या है कि ये कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर, अच्छा इनका जो रिलीज़ है ये कंट्रोल्ड कंडीशंस वगैरह के अंदर होता है। और इसके अंदर जो डेलिबरेट रिलीज़ ऑफ जीएमओज है इसमें पहले प्रॉपर जो है वो सारे क्या कहते हैं, पहले प्रॉपर उसको चेक किया जाता है कि उसके अंदर उससे जो है वो इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, उस पर हेल्थ इफेक्ट्स क्या, हेल्थ पे क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं और इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद इसको जो है वो रिलीज़ करवाया जाता है। ठीक है, तो टाइप बी रिलीज सिंपली क्या है कि स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर है कि इसमें यह इन्वायरमेंट के साथ या बाकी चीज़ों के साथ इसको जो है वो नहीं इसका जो है वो रिलेशन मतलब उसको होने देना कि इसको बिल्कुल एक साइड पे होकर जो है इनको ये रिलीज़ करवाया जाता है। जबकि जो टाइप सी रिलीज़ है ये क्या किया जाता है, ये कमर्शियल या नॉन रिसर्च पर्पसेस के लिए होता है, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या इसके लिए, तो ये लार्जर स्केल पे होता है। मतलब इसके अंदर वो वाला काम नहीं है, इसके अंदर खुला जो है इसको रिलीज़ करवाया जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें मज़ीद बेहतर रिस्क असेसमेंट वगैरह जो है वो ज़रूरी होती है कि पहले ये देखना होता है कि जो जीएमओ हैं उनका बायोडाइवर्सिटी पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अच्छा, पर्पस क्या है इसके कि अच्छा ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को बनाकर उनको रिलीज़ करवाने का पर्पस क्या है। तो पर्पस जाहिर सी बात है, इसके कोई फ़ायदे होंगे तो ही इसको करवाया जाता है, तो इसलिए हम पर्पस और बेनिफिट्स को साथ ही पढ़ रहे हैं कि इसका जो मकसद है, तो जाहिर सी बात है जो फ़ायदे हैं, और ठीक है तो बेनिफिट्स के अंदर भी फ़ायदे आते हैं। सबसे पहला आ जाता है इम्प्रूव्ड क्रॉप यील्ड, रिड्यूस्ड पेस्टिसाइड यूज़, इन्हेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू, इन्हेंस्ड food quality, increased tolerance to environmental stressors, extended shelf life, disease resistance, environmental sustainability, economic benefits, biomedical and pharmaceutical applications, and scientific research and innovation. तो सबसे पहले आ जाता है इम्प्रूव क्रॉप यील्ड के जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को इंजीनियर करवाया जाता है कि क्रॉप यील्ड बेहतर हो सके। किस तरह से होगी कि उनके अंदर एक तो क्या है कि डिजीज़ से रेजिस्टेंस होगी उनके अंदर, ठीक है कि डिजीज़ उनको नहीं होगी। फिर पेस्ट से रेजिस्टेंट होंगे वो, कि पेस्ट जो है उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो और उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी जिसकी वजह से अल्टीमेटली फूड प्रोडक्शन जो है वो बेहतर होगी। रिड्यूस्ड पेस्टिसाइड यूज़, जैसे अभी हमने फर्स्ट पॉइंट के अंदर पढ़ा कि क्या है कि उसके अंदर पेस्ट से रेजिस्टेंस होगी। तो जब पेस्ट से रेजिस्टेंस होगी उसके अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा कि फिर पेस्टिसाइड्स की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब केमिकल पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो उसकी वजह से क्या है कि फिर जो इन्वायरमेंट जो है उसको भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है, इन्वायरमेंट को फ़ायदा होगा और इसके अलावा जो है वो ह्यूमन हेल्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बाद में इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं और अल्टीमेटली ह्यूमन हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इन्हेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो जीएमओज को मॉडिफाई किया जा सकता है कि उनके अंदर जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट जैसे कि वाइटामिन्स, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स वगैरह जो हैं वो बेहतर हों। इसकी वजह से क्या है कि फिर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज वगैरह को जो है वो इम्प्रूव करवाया जा सकता है इसकी वजह से। ठीक है, तो मतलब कि फूड का जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है वो इम्प्रूव होता है।
इन्हेंस्ड फूड क्वालिटी, इसकी वजह से फूड क्वालिटी को भी बेहतर किया जा सकता है कि फूड का जो टेस्ट है, टेक्सचर है और अपीयरेंस जो है वो बेहतर जब होगी तो उसकी वजह से क्या है कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स वगैरह हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ। इंक्रीज टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स, कि क्या है इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस के जो हार्श इन्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है या बहुत कम टेम्परेचर है, ड्राउट है या मतलब पानी अगर वाटर सप्लाई नहीं है किसी किस्म की, या सैलिनिटी है, तो उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से जो आम जो क्रॉप्स हैं वो तो ग्रो नहीं कर पाएंगी, लेकिन जीएमओज़ को इंजीनियर किया जाता है कि वो ऐसी कंडीशंस के अंदर भी ग्रो कर सकें जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन बेहतर होगी। कि आम तो क्रॉप्स वहाँ पर नहीं कर सकेंगी, लेकिन जो जीएमओज़ है जब वहाँ पर वो ग्रो कर सकती हैं तो फिर क्या है कि फूड प्रोडक्शन बेहतर होगी, हर तरह के इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो फूड जो है वो बन सकेगी। एक्सटेंडेड शेल्फ लाइफ, इसकी वजह से शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज़ की जा सकती है कि जो क्या किया कि बाद में क्या है कि जो इसके पकने का अमल होता है, जो फ्रूट वगैरह के पकने का अमल होता है, जो राइपनिंग का प्रोसेस है उसको स्लो किया जा सकता है, ठीक है। उसकी वजह से जो है वो जल्दी जो क्रॉप्स हैं या जो भी फ्रूट्स वगैरह हैं या वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होंगी, ठीक है। तो इसकी वजह से फूड जो है वो कम से कम वेस्ट होगा। डिजीज़ रेजिस्टेंस, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है वो डिजीज़ से रेजिस्टेंट होने के लिए भी की जाती हैं कि क्या है कोई डिजीज़ जो है वो आकर नुकसान ना पहुंचा सके, जिसकी वजह से फिर क्रॉप लॉस भी कम से कम होती है और फूड सप्लाई भी बेहतर होती है। तो ये जो सारे हैं ना, जैसे एक्सटेंडेड शेल्फ लाइफ, ये सारा जो है वो जीन क्लोनिंग के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कि उसके अंदर जब हम जीन क्लोनिंग के एप्लीकेशंस पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं। इसके ऊपर एक टॉपिक भी मैंने अपलोड ऑलरेडी किया हुआ है कि जिसके अंदर क्या कहते हैं उसका नाम आई थिंक सो एप्लीकेशंस ऑफ जीन क्लोनिंग है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज दूँगी। तो उसमें ये बताया हुआ है कि किस तरह से जो है वो ये जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की जाती हैं कि जो क्रॉप्स हैं ये अपनी किस तरह से इनको फिर पेस्ट जो है वो नुकसान नहीं पहुँचाते। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कि जीएमओज जो है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को भी प्रमोट करती हैं कि केमिकल इंपोर्ट्स इससे मतलब केमिकल इंपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, केमिकल फर्टिलाइजर्स की या केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और उसके अलावा जो है जो ड्राउट टॉलरेंट वेराइटीज़ हैं उनको पानी की इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने से। तो इससे क्या है कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो है वो बेहतर होती है। फिर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं इसके, किस तरह से कि जब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम होंगे, यानी कि फूड कम ख़राब होगी, तो उसकी वजह से क्या है कि उसकी वजह से बेहतर जो है वो मतलब उसकी वजह से ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, रूरल डेवलपमेंट और फूड सिक्योरिटी भी बेहतर होगी। बायोमेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की वजह से क्या है कि वैक्सीन्स वगैरह और मेडिसिन वगैरह भी बनाई जा सकती हैं, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियाज और प्लांट्स वगैरह जो हैं इंसुलिन्स, वैक्सीन्स और दूसरी मेडिसिनल कंपाउंड्स बनाने के लिए जो है वो यूज़ हो सकते हैं। फिर आ जाता है साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन, के जीएमओज डिलीवरी रिलीज ऑफ जीएमओज जो है वो साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेशन में इसका बहुत ज़्यादा रोल है कि जो जीएमओज हैं साइंटिस्ट इनके बारे में स्टडी करते हैं, इनके क्या कहते हैं, और इसमें देखते हैं कि इनके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ठीक है। इनके इकोलॉजिकल इंट्रैक्शंस के बारे में देखते हैं, इनकी एप्लीकेशंस देखते हैं कि क्या क्या इनकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि बेहतर वो इंप्रूवमेंट्स लेके आ सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, बेहतर जो है वो इंप्रूवमेंट्स उसकी वजह से वो लेके आ सकते हैं। अच्छा, अब इसके रिस्क क्या क्या होते हैं? ज़ाहिर सी बात है हम इन्वायरमेंट के अंदर एक नई चीज़ को ऐड कर रहे हैं, और वो जो नई चीज़ है वो मतलब फॉर एग्जांपल अगर ए है, ठीक है, ए कोई चीज़ है, ये जीएमओ वाली क्रॉप है, ठीक है, और बी जो है वो नॉन जीएमओ वाली क्रॉप है, ठीक है। ये ऑलरेडी यहाँ पर अपने एरिया के अंदर रह रही है, तो अब अगर वहाँ पर हम कोई नई चीज़ लेके आएंगे तो उसने जो है वो जो ऑलरेडी जो इसका घर है, इसने आकर उसको जब वो आकर रहेगी तो इसको ऑब्वियसली इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो वो अब हम देखते हैं कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं इसके अंदर। तो इसके एनवायरमेंटल रिस्क भी होते हैं, हेल्थ रिस्क भी होते हैं, इकोनॉमिक रिस्क भी होते हैं, और एथिकल और सोशल रिस्क भी होते हैं। इन्वायरमेंटल रिस्क कौन कौन से होते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग विद वाइल्ड रिलेटिव्स, के इसकी वजह से क्या होता है कि जो जीएमओज हैं जो ऑलरेडी वहाँ पर मतलब प्रेजेंट हैं उनके साथ जो है इनकी इंटरब्रीडिंग होगी, जिसकी वजह से जो मॉडिफाइड चीज़ हैं ये नेचुरल इकोसिस्टम में भी चले जाएंगे, ठीक है। जीएमओज तो एक आर्टिफिशियल चीज़ आ गई ना, तो नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर जब इसके जीन्स चले जाएंगे तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है वो कम होगी, ठीक है, और इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो भी डिस्टर्ब होगा। फिर क्या है? इंक्रीज्ड पेस्टिसाइड यूज़। अच्छा, ये यहाँ पर ये समझ नहीं आती है कि पहले तो हमने बोला कि इसी वजह से पेस्टिसाइड यूज़ कम होगा, तो अब इंक्रीज पेस्टिसाइड यूज़ कैसे होगा? तो कुछ जो जीएमओ क्रॉप्स हैं ये पेस्ट से रेजिस्टेंट बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से पेस्टिसाइड यूज़ ज़्यादा कैसे होगा कि उसकी वजह से क्या होगा कि अब वो जो पेस्ट है ना उनके अंदर पेस्टिसाइड
कि अब ऐसी पेस्ट बनने लग जाएंगी जो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट होंगी, ठीक है। तो अब वो जो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट पेस्ट हैं, अब उनके ऊपर क्या होगा, उनके ऊपर फिर ज़्यादा पेस्टिसाइड्स को जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। फिर है डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम्स के, इसकी वजह से जीएमओस की वजह से जो है वो नई ट्रेड्स जब आएंगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स को भी आकर इम्पैक्ट करेंगी, ठीक है। जिनको नहीं करना था उनको भी आकर इम्पैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से फूड चेन जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। हेल्थ रिस्क इसके क्या क्या हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो हैं ऐसी क्रॉप्स में अगर मतलब वहाँ पर अगर अपनी प्रोटीन्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो ससेप्टेबल हैं, जो सेंसिटिव हैं, तो उनके अंदर एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी इसकी वजह से हो सकती है, क्योंकि जीएमओ क्रॉप्स जो हैं उनको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स को यूज़ करते हुए डिवेलप करवाया जाता है। तो फिर क्या है कि उनके अंदर क्या होती हैं, उनके अंदर ऐसी जीन्स होती हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में हेल्प करती हैं। तो अगर ये जीन्स जो हैं आगे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, अब तो वो बैक्टीरिया के अंदर भी फिर क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट आ जाती है, जिसकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस चली जाती है उन बैक्टीरिया के अंदर भी, तो फिर जिसकी वजह से उन बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स जो हैं वो नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमिक रिस्क, डिपेंडेंसी ऑन कॉरपोरेट कंट्रोल। अच्छा, इससे क्या होगा कि जो जीएमओ है, जाहिर सी बात है ये हर कोई आम आदमी या कोई आम इंसान, कोई आम फार्मर जो है ये नहीं बना सकता, ठीक है। ये बहुत बड़ी बड़ी जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज़ वगैरह हैं वही ये काम कर सकती हैं। तो इसकी वजह से फिर क्या होगा कि उनके पास ही सारी पावर आ जाएगी, उनके पास ही सारा कंट्रोल आ जाएगा फूड सप्लाई के ऊपर। तो जो फार्मर्स होंगे बेचारे, उनको क्या होगा, उनके पास चॉइस नहीं होगी, ठीक है। तो वो भी फिर उनको भी इन्हीं कॉर्पोरेशंस के ऊपर जो है वो डिपेंड करना पड़ जाएगा। फिर क्या है कि सीड कंटेमिनेशन, कि अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो जाती है जीएमओ क्रॉप और नॉन जीएमओ के दरमियान, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से सीड कंटेमिनेशन भी हो सकती है, ठीक है। जो जीएमओ नॉन जीएमओ सीड्स हैं वो कंटेमिनेट हो सकते हैं, जिनकी वजह से जो है वो इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, ठीक है, उन फार्मर्स के लिए कि उनको अगर नॉन जीएमओ सीड्स, उनको नॉन जीएमओ क्रॉप्स चाहिए थी, जो नेचुरल जो ऑर्गेनिक क्रॉप्स बना रहे थे, तो उनके पास भी फिर ये जो नॉन जीएमओ जब कंटेमिनेशन चली जाएगी तो उनके लिए फिर नुकसान होगा। उसके बाद आते हैं एथिकल एंड सोशल रिस्क, एक्सेस एंड इक्विटी। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, जैसे अभी हमने पहले पॉइंट पढ़ा उसके अंदर भी वही है कि जीएमओस की बहुत जीएमओ टेक्नोलॉजी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो अमीर लोग हैं वो तो कर लेंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, लेकिन जो जो फार्मर्स वगैरह होंगे, आम किसान वगैरह होंगे, उनके लिए बहुत जो है वो प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से क्या है कि वो वही वाली बात हो जाएगी कि अमीर जो है वो अमीरतर होते जाएंगे और जो गरीब हैं वो गरीबतर होते जाएंगे, ठीक है। और कल्चरल एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के जो जीएमओस हैं, इनको जाहिर सी बात है जो ट्रेडिशनल जो तरीका है एक क्रॉप्स उगाने का, उस तरह से जो है इनको नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं ना, उनको भी फिर जो है वो भी फिर पीछे रह जाएंगी कहीं पे। तो ये सारे रिस्क थे हमारे, इन्वायरमेंटल रिस्क थे, हेल्थ रिस्क हमने पढ़े, इकोनॉमिक रिस्क पढ़े और एथिकल एंड सोशल रिस्क पढ़े। अब हम देख लेते हैं रेगुलेशंस एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के, इन ये जो डेलिबरेट रिलीज ऑफ जीएमओज है, इसके लिए किन किन चीज़ों का पहले ख्याल रखना ज़रूरी होता है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। इसके लिए क्या आ जाते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, रिस्क असेसमेंट, बायोसेफ्टी क्लियरेंस, कंटेनमेंट मेजर्स और लेबलिंग एंड ट्रेसेबिलिटी, पोस्ट रिलीज मॉनिटरिंग, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, पब्लिक इंगेजमेंट एंड कंसल्टेशन। ये इतने सारे पॉइंट्स देख के परेशान नहीं होना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमें कुछ पॉइंट्स भूल भी जाते हैं, तो इसमें से अगर कुछ भी हमें याद रह जाएंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। और इसके अलावा कि ज़रूरी नहीं है कि हम इसको इतना लंबा लंबा करके लेके हम इन पॉइंट्स को वैसे भी पॉइंट्स की फॉर्म में एक एक लाइन के अंदर जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। इसमें हम सिंपल सिंपल सा देख लेते हैं क्या कहते हैं कि जो कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनका काम ये होता है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनका काम ही ये होता है कि उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने एक गाइडलाइन सेट करनी होती है, प्रोटोकॉल सेट करने होते हैं इन जीएमओज़ के लिए, ताकि जो है मतलब इनकी पहले ताकि इनकी टेस्टिंग की जाए, मतलब इनके रिलीज़ से पहले इनको प्रॉपरली चेक करने के लिए कुछ गाइडलाइंस जो सेट करनी होती हैं वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने करनी होती हैं, ठीक है। फिर आ जाता है रिस्क असेसमेंट, कि इनके रिलीज़ से पहले रिस्क असेसमेंट की जाती है कि ताकि पता चल जाए कि इनके इन्वायरमेंट पे, हेल्थ पे और दूसरे जो हैं वो रिस्क, सोशो इकोनॉमिक रिस्क वगैरह इसके क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जीएमओ की करैक्टरिस्टिक्स को पहले अच्छे से एनालाइज किया जाता है, ठीक है। और फिर उसके अलावा इसके इंटेंशनल यूज़ को और इसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं इकोसिस्टम को, उनको देखा जाता है, और ह्यूमन हेल्थ पे जो इनके इम्पैक्ट्स हैं उनको देखा जाता है। फिर आ जाता है बायोसेफ्टी क्लियरेंसेस। बायोसेफ्टी क्लियरेंसेस क्या होते हैं, मतलब पहले जीएमओज़ को जो है वो अप्रूवल लिया जाता है एक बायोसेफ्टी क्लियरेंस के थ्रू। बायोसेफ्टी क्लियरेंस के अंदर क्या आ जाता है कि पहले जो है वो जीएमओ के बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो होती है वो पहले सबमिट करवानी होती है, ठीक है।
कि इसके अंदर कौन कौन सी हमने जो ट्रेड्स हैं वो हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, पोटेंशियल रिस्क इसके क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में सारी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो पहले अथॉरिटीज़ को सबमिट करवानी है। वो अथॉरिटीज़ पहले उस डाटा को देखेंगी, उसके बारे में देखेंगी कि उसकी सेफ्टी कि वो सेफ़ है या नहीं है, और फिर उसके बाद जो है वो क्लियर करेंगी डेलिब्रेट रिलीज़ को। ठीक है, फिर उसके बाद जब क्लियरेंस मिलेगी तो फिर ये रिलीज़ करवाया जा सकता है। फिर आ जाती हैं कंटेनमेंट मेजर्स। अच्छा, अब जब जीएमओस की टेस्टिंग या डेवलपमेंट हो रही होती है तो ये ख्याल रखा जाता है कि वो कहीं पर रिलीज़ ना हो। ठीक है, उसके रिलीज़ के लिए रोकथाम की जाती है कि वो इन्वायरमेंट के अंदर तब तक रिलीज़ ना हो, क्योंकि अभी हम इसको चेक कर रहे हैं कि उसका इन्वायरमेंट पे कोई नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसमें क्या किया जाता है, इसको फिजिकली मतलब फिजिकल आइसोलेशन की जाती है, यानी कि जीएमओ को इंक्लोज्ड इन्वायरमेंट के अंदर, बंद इन्वायरमेंट्स के अंदर जो है वो इनको ग्रो किया जाता है, या कोई फिजिकल बैरियर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं ताकि क्रॉस पोलिनेशन या जीन फ्लो वगैरह ना हो, और जो इन्वायरमेंट के साथ इसका किसी भी किस्म का कोई भी रिलेशन ना हो। लेबलिंग एंड ट्रेसेबिलिटी, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि उनके रेगुलेशंस हैं कि क्या है कि जो जीएमओ प्रोडक्ट्स होती हैं, जितनी भी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर लेबल होना चाहिए, उनके ऊपर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए, ताकि जो भी उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहा है, उसको उसके बारे में पता चल जाए कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। पोस्ट रिलीज़ मोनीटरिंग, अच्छा, अब जब डेलिब्रेट रिलीज़ कर दिया जाता है तो उसके बाद जो है, उसके बाद भी इसकी जो है वो मोनीटरिंग की जाती है कि उसके इन्वायरमेंट पे, ह्यूमन हेल्थ पे, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स वगैरह पे उसका कोई अगर इम्पैक्ट आ रहा है तो उसको ताकि फ़ौरन से आइडेंटिफाई वगैरह किया जा सके। ठीक है, जिसको हम पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, पहले हमने चेक कर लिया, हमें लगा कि इसका कोई नुकसान नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं डेलिब्रेट रिलीज़ के बाद हम उसको छोड़ दें, नहीं, हमने क्या करना है, हमने बाद में मोनीटरिंग करनी है, बाद में मोनीटरिंग की जाती है ताकि अगर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो उसको वहीं पर रोका जा सके। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, तो डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वो भी एक दूसरे के अंदर मतलब आपस में क्या करती हैं, आपस में जो है कोलैबोरेट करती हैं इन चीज़ों के अंदर, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपस में साइंटिफिक नॉलेज वगैरह उसको एक्सचेंज किया जाता है ताकि बेहतर जो है वो जीएमओ रेगुलेशन हो सके। पब्लिक इंगेजमेंट एंड कंसल्टेशन, अच्छा, अभी सारे काम के अंदर पब्लिक को भी इन्वॉल्व किया जाता है कि क्या किया जाता है, जो स्टेक होल्डर्स जैसे कि साइंटिस्ट, फार्मर्स, कंज्यूमर्स और एनजीओज़ वगैरह हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो इन जीएमओज़ के बारे में अपना इनपुट दें, अपने कंसर्न्स शेयर करें, जो भी उनको लगता है उसके बारे में, अपने जो है वो जो भी वो चाहते हैं उसके बारे में वो मतलब अपना शेयर करें। ठीक है, और क्या कहते हैं, जो भी डिसीजन बनना है उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करें, और फिर उसके बाद जो है वो जीएमओ को रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या थे, सारे थे हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं, वो सारा कुछ सेट करती हैं, रिस्क असेसमेंट की जाती है, पहले क्लियरेंस की जाती है, उसके बाद कंटेनमेंट मेजर्स के उसको जो एनवायरनमेंट के साथ अभी हमने नहीं इन कॉन्टैक्ट आने देना, लेबलिंग की जाती है, पोस्ट रिलीज़ मोनिटरिंग की जाती है, और बाद में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और पब्लिक एंगेजमेंट एंड कंसल्टेशन। तो ये था सारा हमारा टॉपिक डेलिब्रेट रिलीज़ ऑफ जीएमओज। उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर आपको इस टॉपिक की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, और उसके अलावा हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। थैंक यू।